हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन ग्रामर सीरीज। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर नंबर 29 चल रहा है। तो पार्टिसिपल में पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया पार्टिसिपल क्या होते हैं, क्या पार्टिसिपल का फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में, और पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये भी अभी भी क्या है, चैप्टर 29 है, जिसमें हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और इसके बाद आपका पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम जानेंगे यूज एंड एरर्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के यूजेस क्या क्या है। हालांकि बहुत सारे यूजेस मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया आपको, फिर से मैं सेंटेंस के फॉर्म में बताऊंगा। और साथ ही साथ जब हम पार्टिसिपल को यूज करते हैं तो कहां पर हमसे मिस्टेक होती है, कहां पर हम एरर कर देते हैं, तो इन बातों पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, तो फिर आई होप कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल हम किसे कहते हैं। और अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान देना है। देखो, अगर कोई भी वर्ब V4 में रहेगा, मतलब वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में रहेगा, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और अगर हैविंग के साथ अगर V3 रहे तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल का काम क्या होता है? पार्टिसिपल वैसे अपने आप में वर्ब्स होते हैं, लेकिन काम ये करते हैं मॉडिफायर की तरह, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इसलिए हम लोग इसको कभी कभी वर्बल एडजेक्टिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके सबसे पहले हम यूज के बारे में जानते हैं, कहां कहां पर हम इसे यूज करते हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहली बात यहां पर देखो, पहले नंबर पॉइंट में क्या है, बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप बी के साथ देखो, अगर आपका वर्ब बी है और बी जो है ना वो अलग अलग टेंसेस में अपने अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। देखो, ये जो बी आप देख रहे हो ना, अगर ये बी प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो ये इस बी को इज एम आर लिखा जाएगा। इस बी को इज एम आर लिखा जाएगा। अगर ये बी पास्ट फॉर्म में होगा तो इसी बी को क्या लिखेंगे? पास्ट फॉर्म में वाज या वर लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अगर बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब V4, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4। तो अगर बी के किसी भी फॉर्म के साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हो तो हम क्या बताते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस बताते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं? हम पहले क्या करते हैं, बी का कोई फॉर्म लगाते हैं, बी का कोई भी फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, और उसके साथ जो मेन वर्ब होता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम V4 के फॉर्म में लगाते हैं। ये कंटिन्यूअस टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बट अकेले आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, उसके पहले बी का कोई फॉर्म देना पड़ता है। तो अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस बताना हो, और वो भी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का मतलब जहां सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा हो, और एक्टिव वॉइस में अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस बताना हो तो वहां पर हम बी के किसी भी फॉर्म के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो ये सेंटेंस पढ़ने से क्या लग रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन आपको पता है कि इस सेंटेंस का हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने तरह तरह के ग्रामर के बुक पढ़े होंगे, तो जिस तरह से सिंपल को इंडेफिनिट बोलते हैं, कंटिन्यूअस को लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, परफेक्ट को लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाकई में इस तरह के टेंस में पार्टिसिपल का यूज होता है। देखो, यहां पर V4 का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? V4 का। राइटिंग किस फॉर्म में? राइटिंग जो वर्ब है ये आईएनजी के फॉर्म में। आईएनजी की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? V4 बोलते हैं। तो यहां पर V4 का यूज किया जा रहा है। तो V4 क्या है? पार्टिसिपल है। और कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के हेल्प से कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले आपको बी का कोई फॉर्म देना पड़ेगा। बिना बी के फॉर्म का कंटिन्यूअस टेंस संभव नहीं है। तो देखो, इसके पहले बी का फॉर्म दिया हुआ इज। ये इज जो है ना, ये वास्तव में किससे बना हुआ? देखो, बी से क्या बना? बी से इज बना।
तो इज जो है ना वो बी का प्रेजेंट फॉर्म है। तो यहां पर देखो बी का फॉर्म लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने के लिए, जिसके पहले हम बी का भी कोई फॉर्म लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि शी इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र खुद से लिख रही है या पत्र उसके ऊपर लिखा जा रहा है? भाई खुद से लिख रही है, यानी सेंटेंस एक्टिव में। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बताना हो और सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो, तो वहां पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4 का यूज करना है, और इसके पहले आपको बी का भी कोई फॉर्म लगाना है। यहां तक इतना मैंने बताया। अब मुझे लगता है कि अब आपको यह बात क्लियर हो गया। देखो, तो हमने यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। देखो इज क्या हो गया, इज वॉज में चेंज हो गया, लेकिन आईएनजी चेंज हुआ क्या? आईएनजी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग कभी भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पर भी देखो हमने ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया, तो इज जो है ये वॉज में चेंज हो गया, बट राइटिंग चेंज हुआ क्या? नहीं, V4 चेंज नहीं हुआ। उसके बाद देखो शी विल बी राइटिंग अ लेटर। अब देखो यही बात हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बोल रहे हैं। तो देखो फिर से राइटिंग यहां पर आईएनजी के फॉर्म में लिखा, तीनों जगह पे राइटिंग ही है, आईएनजी है, कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज कौन हो रहा है? ये बी का फॉर्म चेंज हो रहा है। यहां पर इज है, यहां पर ये वाज बन गया, और यहां पर वापस क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला यूज आपको पता चल गया। इसके पहला चीज हम लोगों ने क्या सीखा था? देखो सबसे पहला यूज ये है कि पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव की तरह, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो अपने आप में देखा जाए तो सबसे पहला पार्टिसिपल का यूज है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, और उसके बाद देखा जाए तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ध्यान देना, अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में होता है? वर्ब के किस फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं? वर्ब 3। अगर कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, वर्ब 3 होगा, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम कहां करते हैं और किसके साथ करते हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं हैव के साथ। ठीक है, तो किसी भी वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, और 5 फॉर्म्स में से आप ये बात एकदम से नोट कर लो कि 2 वर्ब के फॉर्म कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, उसके साथ आपको कोई ना कोई सपोर्टिंग रोल में हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। जैसे V4 को क्या देना पड़ता है? V4 को क्या करना पड़ता है? बी देना पड़ता है। और V3 को क्या करना पड़ेगा? V3 को अपने पहले हैव का फॉर्म देना पड़ेगा, तभी ये किसी सेंटेंस में स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज ये सेंटेंस में स्टैंड नहीं कर पाएगा। इसके साथ एक सपोर्टिंग रोल में एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3, इसके पहले आपको हैव लगाना पड़ेगा। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हम हैव के बाद अगर V3 लगाते हैं, V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो इससे हम कौन सा टेंस बताते हैं? इससे हम बताते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, और वो भी कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये बात मुझे बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर आपको परफेक्ट टेंस बताने हो, और सभी टेंस जो होंगे परफेक्ट के वो एक्टिव वॉइस में होंगे, तो आप क्या यूज करोगे? हैव प्लस V3 करोगे। हालांकि हैव जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता रहेगा। ये हैव हैज भी बन सकता है, ये हैव हैड भी बन सकता है, और ये हैव मॉडल वर्ब शैल विल के साथ भी आ सकता है। बट V3 जो है ना, ये पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल को टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी भी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। तो ध्यान देना किस तरीके से हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। जैसे देखो शी हैज रिटन अ लेटर। अब देखो रिटन जो है ना, इससे पहले हम राइटिंग लिख रहे थे, और राइटिंग क्या? आईएनजी के फॉर्म में, तो ये क्या? V4 है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम राइटिंग नहीं लिख रहे हैं, अब हम रिटन लिख रहे हैं। रिटन का मतलब हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या ये अकेले आया है? नहीं ना, ये अपने साथ हैव का कोई फॉर्म लेकर के आया। तो हैज रिटन, शी हैज रिटन अ लेटर। तो कैसा टेंस बन गया? परफेक्ट टेंस बन गया। भाई कैसा परफेक्ट? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन गया, क्योंकि हैज लगा हुआ है। ठीक है, और पत्र तो भाई वो उसने खुद से लिखा, सब्जेक्ट ने खुद से काम किया, यानी सब्जेक्ट यहां पर डूअर है, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और परफेक्ट में।
अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना चाहे तो शी हैड रिटन अ लेटर, हैज जो है ना हैड में चेंज हो गया, बट रिटन एज इट इज है। अगर इसी बात को फ्यूचर में बोलना हो कि शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो देखो अब जो हैज या हैव है ना, हैड है ना, वो हैव वो शैल विल के साथ यानी विल के साथ हैव हो गया, लेकिन भीतरी अभी भी वैसा ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट टेंस बताना हो वहां पर आपको हैव के साथ ये पास्ट पार्टिसिपल लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी ध्यान देना, अब देखो अभी मैंने क्या बोला, देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो V3 है ना, ये जो V3 है, ये इसका यूज हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते। ठीक है, इसका यूज हम एक तो सबसे पहली बात मैं इधर बताता हूं। सबसे पहली बात है कि हम हैव के साथ V3 का यूज करते हैं। ठीक है, और किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। किस में करते हैं? एक्टिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, लेकिन V3 का यूज बी के साथ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला कि बी के साथ जो है ना V4 लगाते हैं, लेकिन सर क्या हम बी के साथ V3 भी लगा सकते हैं? क्या हम बी के साथ V3 भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन तब वो जो सेंटेंस होगा ना वो एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो देखो V3 जो है ना आप बी के साथ भी लगा सकते हो। देखो ये V3 है जो बी के साथ भी लग रहा है, लेकिन तब वैसे स्थिति में क्या होगा ना, सेंटेंस पैसिव होगा। सेंटेंस पैसिव होगा, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्ब जो आईएनजी है, V4 है, वो केवल बी के साथ यूज होता है, लेकिन जो वर्ब 3 है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, वो हैव के साथ भी यूज हो सकता है, वो बी के साथ भी यूज हो सकता है, लेकिन बी के साथ तब होगा जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, और एक्टिव वॉइस में ये हैव के साथ यूज होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आप लगाओगे तो आप सभी टेंसेस में यूज कर सकते हो, लेकिन कब? बशर्ते कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए। सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव का मतलब जहां सब्जेक्ट डूअर नहीं बल्कि रिसीवर होता है, मतलब जहां सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता बल्कि काम को सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, इसको हम पैसिव बोलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से कोई बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। अभी ध्यान देना कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है लेटर, सब्जेक्ट है अ लेटर, ये है सब्जेक्ट। और देखो यहां पर रिटन वर्ब 3 लिखा गया। इससे पहले वाले एग्जांपल में रिटन को हम हैव या हैज के साथ यूज कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना ये इज के साथ यूज हो रहा है। देखो इज क्या है? इज बी का फॉर्म है, ये बी से ही निकल करके क्या बना? इज बना। तो हम बी के साथ हम V3 लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। जैसे देखो अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब देखो बाय हर का मतलब लेटर तो भाई खुद को तो नहीं लिख पाएगा, लेटर तो कोई एक्शन नहीं करेगा, बल्कि एक्शन लेटर के ऊपर किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट जब कोई भी एक्शन खुद से ना करे बल्कि एक्शन को सब्जेक्ट के ऊपर किया जाए तो उसी को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहां पर चूंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहां पर हम बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। इसी का पास्ट अगर बोलना चाहे तो अ लेटर वाज रिटन बाय हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। ठीक है, विल हैव बीन रिटन बाय हर या विल बी रिटन बाय हर, यानी हर हाल में देखो बी के साथ आ रहा है। ये जो रिटन है ना ये बी के साथ आ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखो मैं एक बात और बता देता हूं, और ये बात मैंने जब मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाया था, एक्टिव और पैसिव वॉइस बताया था, उस समय भी मैंने बताया था। पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बी प्लस वर्ब 3। इसके बिना पैसिव वॉइस संभव ही नहीं है। यानी जब भी आप पैसिव बनाओगे वहां पर ये बी प्लस वर्ब 3 आएगा ही आएगा। और इस V3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें। अब देखिएगा पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं एट्रीब्यूटिवली क्वालिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउन। मैंने क्या बोला? पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं, तो ये बात बिल्कुल नेचुरल है कि अगर एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन आपने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा होगा एडजेक्टिव के अलग अलग पोजीशन के बारे में। एडजेक्टिव उस नाउन के ठीक पहले आ सकता है जिसको वह क्वालिफाई कर रहा है, या फिर एडजेक्टिव
नाउन के बाद आएगा, किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। तो जब एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले आता है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। और अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद यानी नाउन के बाद किसी लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जगह पे आता है, तो उस पोजीशन को हम प्रेडिकेटिव पोजीशन बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका भी यूज हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली भी करेंगे। एट्रीब्यूटिवली का मतलब जब पार्टिसिपल नाउन के ठीक पहले आएगा, और प्रेडिकेटिवली का मतलब आगे बताएंगे। प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है कि जब पार्टिसिपल जो है ना उस नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके ठीक पहले नहीं बल्कि उसके बाद में कहीं आएगा, किसी वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर देखो एक एग्जाम्पल है, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो स्टोरी क्या है, नाउन है, स्टोरी नाउन है, और इस स्टोरी की विशेषता क्या है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे बताना इंटरेस्टिंग में आईएनजी है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग में आईएनजी लगा हुआ मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब एक पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल का काम क्या होता है, पार्टिसिपल का काम होता है नाउन की विशेषता बताना। देखो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी भाई कैसा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पार्टिसिपल यहां पर किस तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एक बात मुझे और बताना, ये पार्टिसिपल नाउन के बाद में आया है कि नाउन के ठीक पहले आया है। नाउन के बाद में आ रहा है कि नाउन के ठीक पहले आ रहा है। तो आप कहोगे सर कि ये जो है ना नाउन के ठीक पहले आ रहा है, ये जो है ना नाउन के ठीक पहले आ रहा है। और अगर कोई भी एडजेक्टिव या पार्टिसिपल नाउन के ठीक पहले आकर के उस नाउन की विशेषता बताता है तो उसे ही हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव, उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन या एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, द टायर्ड मैन नीड्स रेस्ट। अब देखो नाउन कौन है, नाउन है मैन। भाई कैसा मैन, मैन की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि टायर्ड है, थका हुआ है। तो देखो इसके पहले आ रहा है, यानी नाउन के ठीक पहले आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये देखो टायर्ड क्या है, V3 के फॉर्म में। V3 के फॉर्म के मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, दोनों का काम होता है एडजेक्टिव के जैसा यूज होना, किसी नाउन की विशेषता बताना। तो नाउन के ठीक पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी एग्जाम्पल एट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव का सिंपल मतलब होता है व्हेन एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल्स कम जस्ट बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। तो जब भी एडजेक्टिव्स या पार्टिसिपल्स उस नाउन के ठीक पहले आएगा, जिस नाउन को विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेटिवली क्वालिफाइंग नाउन्स और प्रोनाउंस। प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है, देखो सब्जेक्ट में, देखो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद वर्ब से शुरू होकर के जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। और किसी भी प्रेडिकेट का जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना, जो सबसे कंपलसरी पार्ट होता है, वो होता है वर्ब होता है। तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है, मतलब नाउन देखो क्या है, नाउन यहां पर है और यहां पर वर्ब है, और यहां पर देखो वो एडजेक्टिव या पार्टिसिपल यहां पर आ रहा है, वो एडजेक्टिव या पार्टिसिपल जो है वो यहां पर आ रहा है, यानी वर्ब के ठीक बाद आ रहा है। और वर्ब के बाद आकर के विशेषता किसकी बता रहा है, इस नाउन का बता रहा है। तो कोई भी एडजेक्टिव या पार्टिसिपल वो नाउन के बाद, मतलब नाउन के ठीक बाद नहीं, नाउन के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद आकर के वापस उसी नाउन की विशेषता बताए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, इसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ठीक है, तो देखना, यहां ध्यान देना। देखो द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग। अब देखो यहां पर वर्ब है, ये एक वर्ब है, हालांकि इसको कॉपुला वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, ठीक है, ग्रो हो गया, टर्न हो गया, सीम हो गया, लुक हो गया, ये सब लिंकिंग वर्ब है। तो देखो ये वर्ब है और ये क्या, ये स्टोरी क्या, नाउन है। और ये हम इंटरेस्टिंग किसको बोल रहे हैं, ये हम इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं स्टोरी को बोल रहे हैं, यानी नाउन को बोल रहे हैं। तो कैसा कहानी, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, कहानी कैसा था भाई, इंटरेस्टिंग था। तो वापस ये इंटरेस्टिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये नाउन स्टोरी की विशेषता बता रहा है, लेकिन उसके ठीक पहले नहीं आया है, ये वर्ब के बाद आकर के कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे, इसलिए हम इसको प्रेडिकेटिव यूज बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहीं अगर देखा जाए तो यहां पर जो इंटरेस्टिंग है ना, ये नाउन के पहले आ रहा है,
नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन यहां पर जो इंटरेस्टिंग है ना, ये नाउन के पहले नहीं आ रहा है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, और वर्ब के बाद आकर के उस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसी को हम प्रेडिकेटिव बोलते हैं। यहां आप देखना, देखो ये मैन नाउन है, और ये टायर्ड हम किसको बोल रहे हैं, मैन को ही बोल रहे हैं। वाज यहाँ वर्ब है, तो देखो जो पार्टिसिपल है या एडजेक्टिव है ना, वो वर्ब के बाद आकर के उस नाउन को विशेषता बता रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिवली बोलते हैं, इसी को हम प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। तो इतने सिंपल एग्जांपल से अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसका मतलब है कि आपके पास ब्रेन है ही नहीं, आप बेकार में पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए। जिसके पास ब्रेन नहीं होगा ना वही नहीं समझ पाएगा, और जिसके पास थोड़ा सा भी होगा ना वो थोड़ा सा जोर लगा करके समझ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ब्रेन होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि देखो इतना जान लेना कि मतलब सर आपसे हम पढ़ेंगे तो हम ग्रामर पे पकड़ बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, इंग्लिश हम सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। देखो इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, ये आपको लेना पड़ेगा। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग पे जोर लगा रहे कि नहीं लगा रहे समझने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको सिखा, मतलब आप हमसे सीख लेंगे कि नहीं सीखेंगे, ये इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप हमसे नहीं सीख पाए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाए या स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाए, तो आप और कहीं पर भी नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि चीज़ों को मैं इतना रिसर्च करके इतना सिंपल वे में बताता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि और शायद कहीं पर बताया जाता होगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा सिंपल बता दिया जाता है। मतलब ज़्यादा सिंपल भी सही नहीं है, ज़्यादा सिंपल का मतलब है कि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा लेकिन उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाया जाएगा, छोटे छोटे सेंटेंस रटवाया जाएगा, जबकि उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आजकल के व्यूअर्स जो है ना, वहां पर वीडियो देखना पसंद करते हैं जहां पर दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग पे तो जोर लगाना ही पड़ेगा। आप बैठ करके टाइम पास कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो यहां पर आपको दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, बल्कि और एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन जहां एग्जाम निकालना है, कंपटीशन के एग्जाम क्रैक करने हैं, नौकरी लेने हैं, तो वहां तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप आराम से बेड पे लेटे लेटे बैठे बैठे सोचोगे कि हम 5 मिनट का 10 मिनट का ग्रामर का वीडियो देख लेंगे तो हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप 5 मिनट के हजारों वीडियो देख लोगे तो भी कभी कुछ आपका फायदा नहीं होने वाला। लेकिन 1 घंटा का एक वीडियो जिससे आपको कुछ बिल्कुल भला होने वाला, आप उस 1 घंटे के वीडियो को नहीं देखोगे। ठीक है, चलिए, तो प्रेडिकेटिवली यूज का मतलब समझ में आ गया। अब जानते हैं हम एब्सोल्युटली। देखो एब्सोल्युटली को हम एब्सोल्यूट फ्रेज भी बोलते हैं, इसको एब्सोल्यूट फ्रेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फ्रेज भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया कि पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और वो कहां कहां आ सकता है, नाउन के ठीक पहले, जिसको हम एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, या किसी वर्ब के बाद आकर के नाउन की विशेषता बताना, उसको हम प्रेडिकेटिव बोलते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि नाउन के ठीक बाद आए। प्रेडिकेटिव में क्या नाउन के बाद आ रहा है, बट नाउन के ठीक बाद नहीं आ रहा, एक वर्ब के बाद आ रहा है, एक स्टेप और बीच में आ रहा है, वर्ब उसके बाद आ रहा है, उसको प्रेडिकेटिव बोलते हैं। और एक होता है कि पार्टिसिपल जो है वो नाउन के ठीक बाद में आ रहा है, मतलब बीच में वर्ब नहीं आ रहा, उस नाउन के ठीक बाद में आ रहा है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, जिसका विशेषता बता रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट। अब देखो वेदर क्या है, नाउन है, ये वेदर क्या है, नाउन है, और देखो ये पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल इस नाउन के पहले आ रहा है कि इस नाउन के ठीक बाद में आ रहा है, तो इस नाउन के ठीक बाद में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, यानी इस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे, इस फ्रेज को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज। यानी पार्टिसिपल जब नाउन के ठीक बाद में आए तो उसको हम एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं, या एब्सोल्यूटली उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, या फिर हम पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखना, द टीचर हैविंग अराइव्ड द बॉयज बिकेम क्वाइट। अच्छा, टीचर के आ जाने के बाद सारे बच्चे जो है ना वो शांत हो गए। तो देखो ये जो हैविंग अराइव्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये टीचर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी टीचर क्या नाउन है। तो क्या हो रहा है, ये नाउन के ठीक बाद आ रहा है, ये नाउन के ठीक बाद आ रहा है। तो ये दोनों किसका एग्जांपल है,
ये दोनों एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट यूज का या फिर एब्सोल्यूट फ्रेज का है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलिए, तो ये यूसेस के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं एरर्स पे, कहां कहां पर एरर्स होते हैं, कहां कहां गलतियां आप करते हैं पार्टिसिपल को यूज करने में। और ये जो पॉइंट मैं एरर्स वाले बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक पार्टिसिपल में जितना कुछ पढ़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अभी देखिए कुलदीप, मुझे लगता है कि आप जो है ना एक कमेंट को आप लिख लिए हैं पहले से, और जब भी आते लाइव में उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं आप ये चीज कितने बार बोले हैं कि आप टेंस के एरर वाली वीडियो बना दीजिए। पता है मैंने आप ही का रिक्वेस्ट पे पिछले लाइव सेशन में मैंने टेंस का एरर वाले वीडियो बनाया है, मैंने आपको टैग भी किया था, लेकिन उस समय आपने लाइव नहीं जुड़ा। मैंने वीडियो स्पेशली आपके डिमांड पे, मैं इसलिए किसी के डिमांड पे नहीं बनाता हूं, मैं पहले पोल कराता हूं, वोटिंग कराता हूं, और जिसका मेजोरिटी रहता है ना उसी पे मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन एक बच्चे ने मुझे बार बार कई बार मुझे रिक्वेस्ट किए एक ही चीज पे कि सर टेंस के एरर पे वीडियो बनाइए, टेंस के एरर पे वीडियो बनाइए, मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे रहा नहीं गया। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए टेंस का एरर का वीडियो बनाया, लाइव क्लास मैंने शेड्यूल कर दिया, टाइम भी बता दिया, मैंने आपको टैग भी कर दिया कि आप आ जाइए, जुड़ जाइए। उसके बाद भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा, और आप फिर से लाइव आकर के और सेम कमेंट कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, अरे बाबू ध्यान देना, कहीं पर भी देखो। अब मुझे ये बताना कि अलग अलग एग्जाम के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश का एग्जाम देंगे, हम लोग अमेरिकन इंग्लिश का देंगे। आपके आपके एग्जाम में टेंस 5 तरह के होंगे और हमारे एग्जाम में टेंस 3 तरह के होंगे। भाई गजब हाल है। मतलब है ना कि चीज वही रखो, अगर उसका ब्रांड चेंज कर दो ना तो मतलब पूरा चीज चेंज हो जाता है। अगर मैं कोई एक BMW की कार लेकर के, अगर उसमें हम मारुति का अगर मैं उसमें लोगो लगा देता हूं, तो क्या वो उसका क्वालिटी वही रहेगा? उसका क्वालिटी भी चेंज हो जाएगा क्या? आपके नाम बदल देने से आपका क्वालिटी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए वो चीज आपके एग्जाम से भी रिलेट करता है। आप देखो तो सही, आपको आइडिया मिलेगा कि एरर को कैसे स्पॉट करना है, एरर को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए वीडियो वगैरह देख लिया कीजिए, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आपने टेंस का एरर बोला तो मैंने टेंस के एरर पे वीडियो बनाया और उसमें मैंने लिख दिया एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023। तो जो बच्चे एसएससी की एग्जाम अभी चल रही है, तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं उसी वीडियो के टाइटल में या थंबनेल में मैं बैंकिंग वालों के लिए भी लिख सकता हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम वालों के लिए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंस वही है, बस एग्जाम का नाम अलग है। मैंने, और आपको मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि जब वीडियो में जब बताया जा रहा है कि एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपको वो चीज को सीखना है। और अगर एक बार वो चीज को सीख गए ना, तो फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कैसे भी एरर के क्वेश्चन पूछा जाए, आप बिल्कुल बता देंगे, तुरंत आप फाइंड आउट कर लेंगे कि इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। तो पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना सीखो। एग्जाम के नाम चेंज हो जाने से टॉपिक का स्वभाव चेंज नहीं हो जाता है। हाँ, चलिए, अब हम कैसे समझाएं आप लोगों को, पता नहीं चलता है मुझे। हम्म, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एग्जाम हो जहां वर्ब्स के क्वेश्चंस पूछे जाए, मतलब पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछे जाए, वहां पर ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे मजेदार क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। देखो पहला, देखो इसका नाम क्या है, एरर इन सब्जेक्ट रेफरेंस। एरर इन सब्जेक्ट रेफरेंस, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हर एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पे। देखो, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब पहले मुझे देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है।
बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यानी मतलब क्या हुआ, रेनी डे होने के कारण मैंने घर पे ही ठहरने के लिए डिसाइड कर लिया। बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। आप दोनों सेंटेंस में बताइएगा। देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट हिम। मतलब जब वो रोड के किनारे किनारे वॉक कर रहा था तभी एक कार ने उसको हिट कर दिया। तो बताइएगा ये दोनों सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये दोनों सेंटेंस में कोई एरर है क्या, आप लोग को ये बताना है। चलिए हाँ, तो ध्यान देना, चूंकि मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन की विशेषता बताना। ठीक है, किसी नाउन को मॉडिफाई करना। अभी देखो मैंने लिखा कंट्री, कंट्री लिखा, ये कंट्री क्या, ये नाउन है। ठीक है, कंट्री नाउन है। अब मैंने इसके लिए एक बार लिख दिया डेवलपिंग, और मैंने इसके लिए एक बार लिख दिया डेवलप्ड। ठीक है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेवलपिंग कंट्री भी बोल सकते हैं या डेवलप्ड कंट्री भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, दोनों ही एडजेक्टिव की तरह काम करके इस नाउन कंट्री को क्वालिफाई कर रहा है, इसका विशेषता बता रहा है। तो कुल मिलाकर के देखो, अगर आप किसी एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो या किसी पार्टिसिपल का यूज कर रहे हो किसी की विशेषता बताने के लिए, तो वो नाउन भी तो रहना चाहिए ना जिसका आप विशेषता बता रहे हैं। वो नाउन है ही नहीं। जैसे मान के चलो कि आपने डेवलपिंग लिख दिया, आपने डेवलप्ड लिख दिया, लेकिन आपने नाउन लिखा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस वर्ड के हेल्प से किसका विशेषता बताना चाहते हैं, वो तो हमें पता चलेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका नाम होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। अब देखो यहां पर जो भी वर्ब है या जो भी एडजेक्टिव है, जो भी पार्टिसिपल है, उसका अपना एक सब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए। यहां पर एक वर्ब है डिसाइड करना। अब मुझे बताना डिसाइड कौन किया, तो डिसाइड आई किया। डिसाइड किसने किया, डिसाइड मैंने किया। तो इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट रेफरेंस मिल जा रहा है। जो भी वर्ब होगा ना उसका अपना सब्जेक्ट रेफरेंस होगा, बिना सब्जेक्ट रेफरेंस के वर्ब कैसे आएगा। तो यहां पर एक काम हो रहा है डिसाइड करने का, जो कि एक वर्ब है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई, क्योंकि डिसाइड किसने किया, मैंने किया। अब इसके अलावा देखो यहां पर एक वर्ब है बीइंग अ रेनी डे। अब मुझे बताना ये जो वर्ब बीइंग है ना, इसका सब्जेक्ट कौन है। क्या आपको लगता है कि इसका सब्जेक्ट भी यही है, क्या आपका लगता है कि इसका सब्जेक्ट भी यही है। तो भाई भला मैं डिसाइड कर सकता हूं, इसमें पॉइंट है, मतलब ये बात प्रैक्टिकल है कि मैं डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं रेनी डे बन सकता हूं, क्या मैं खुद के लिए बोल सकता हूं कि आई एम अ रेनी डे, बोलो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आई एम अ रेनी डे। अभी देखो ये जो वर्ब है ना एम, ये किससे बना, ये इसी से क्या बना, बीइंग बना। तो हम बीइंग बोले चाहे एम बोले, दोनों क्या ये वर्ब है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हम बना सकते हैं क्या आई को, इस वर्ब का सब्जेक्ट हम आई को बना सकते हैं क्या। अगर बना भी देंगे ना तो ग्रामेटिकली तो सही हो जाएगा, लेकिन कंटेक्चुअली मतलब इसका मीनिंग बिल्कुल नॉनसेंस निकलेगा। आई एम अ रेनी डे, क्या हम बोल सकते हैं कि आई एम अ रेनी डे, नहीं बोल सकते। क्या मैं बारिश का दिन बन सकता हूं, नहीं बन सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट रेफरेंस आई है, लेकिन ये जो वर्ब है ना बीइंग अ रेनी डे, इसका सब्जेक्ट रेफरेंस है ही नहीं। सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट रेफरेंस है ही नहीं, और आप चाह करके भी इसी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तब तो पता चलेगा कि मैं ही बारिश का दिन था और मैंने ही डिसाइड कर लिया। तो ऐसी नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको इस बीइंग का भी सब्जेक्ट रेफरेंस देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया, दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक बनाया गया। तो अगर ये दोनों सेंटेंस को हम तोड़ेंगे तो पता है क्या बनेगा, तोड़ करके मैं बनाता हूं। देखो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, पहला बनेगा इट वॉज अ रेनी डे, इट वॉज अ रेनी डे। पहला सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई
आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब देखो ये दो सेंटेंस है और इन्हीं दो सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया गया, बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब देखो यहां पर जो भी वर्ब है, देखो वर्ब क्या है, एक तो वर्ब है वाज और एक यहां पर वर्ब क्या है, डिसाइडेड। और सभी वर्ब का अपना सब्जेक्ट रेफरेंस होना चाहिए। तो इस वाज का सब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, ये इट है। और इस डिसाइडेड का सब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, ये है आई। तो जब हम दोनों, अब एक चीज मुझे बताना, अगर दोनों जगह पे सब्जेक्ट सेम होता, यहां पर भी सब्जेक्ट आई होता और यहां भी सब्जेक्ट आई होता, तो एक ही बार आई से हमारा काम चल जाता। लेकिन चूंकि दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है इट और इसका सब्जेक्ट है आई, तो सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद भी आपको दोनों सब्जेक्ट रेफरेंस वहां पर लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अदरवाइज ये सेंटेंस एम्बिगुअस हो जाएगा, उसका मीनिंग कुछ और निकलने लगेगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम सही करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सही हो जाए, तो इसके लिए हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस देना पड़ेगा, यानी इसके पहले इट लगाना पड़ेगा, इसके पहले इट लगाना पड़ेगा, तब सही होगा। तो देखो इस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन क्या होगा, इस सेंटेंस का करेक्ट वर्जन होगा, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो जैसे ही हमने बीइंग से पहले इट लगा दिया ना, इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट रेफरेंस मिल गया और फिर ये पूरा के पूरा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये पूरा के पूरा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम देखो यहां पर भी आपको मिलेगा, ध्यान देना। वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार हिट हिम। अब देखो यहां पर हिट एक वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, कार। भाई हिट करने का काम किसने किया, कार ने किया, तो ये इसका सब्जेक्ट रेफरेंस है। और एक वर्ब है यहां पर वॉक करना, भाई वॉक कौन कर रहा था, इसका भी तो सब्जेक्ट रेफरेंस मिलना चाहिए। वॉक कौन कर रहा था, आप बोलोगे सर कि यही वॉक कर रहा था, कार ही वॉक कर रहा था। तो कार ही रोड के साइड में वॉक करेगा और कार ही खुद को ठोक देगा, ऐसा तो नहीं है। यहां पर भी दो सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिखने का कोशिश करें, तो देखो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, कार जो ना कि उसको नॉक किया, हिम को, यानी उसको, हिम मतलब यही व्यक्ति है ना, यही व्यक्ति क्या कर रहा था, ये वॉक कर रहा था। तो अगर तोड़ेंगे सेंटेंस को तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ही वॉज वॉकिंग, he was walking along the road, he was walking along the road। पहला सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है a car hit him, a car hit him। तो अब मुझे बताना, यहां पर दो वर्ब आपको दिखाई दिया, एक तो वर्ब है was walking, और दूसरा वर्ब है हिट। अब मुझे यह बताना कि यहां पर was walking जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है ही। और यहां जो हिट है ना, हिट, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है अकार। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों में अलग अलग वर्ब है और अलग अलग सब्जेक्ट है। तो जितने भी वर्ब आएंगे ना, सबका सब्जेक्ट रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं दोगे ना, तो पता सेंस क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा कि भाई कार जो है ना, ये कार ने दो काम किया। ये कार तो पहले खुद ही क्या कर रहा था, रोड के किनारे किनारे वॉक कर रहा था, टहल रहा था, और फिर कार ने ही ठोक लिया, तो सेंस तो बना नहीं। हाँ भाई ठोकने का काम किया कार, ये सही है, लेकिन वॉक करने का काम कार नहीं कर रहा था, वॉक करने का काम कार नहीं कर रहा था, वॉक करने का काम कौन कर रहा था, ये जो हिम लिखा ना, यही कर रहा था। तो इसका सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो इसको सही करने के लिए लिखना पड़ेगा कि while he was walking along the road, while he was walking along the road, अब बाकी के सेंटेंस यहां देखो। तो ये वाला जो पार्ट है ना,
वॉकिंग अलोंग द रोड, इसका सही पार्ट क्या होगा? while he was walking along the road a car hit him। तो अब देखो यहां पर ये जो was walking है ना, इसका अपना सब्जेक्ट मिल चुका है, इसका अपना सब्जेक्ट मिल चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए तो पता है आपको कैसे बोलना पड़ेगा? while he was walking along the road a car hit him। बात समझ में आ रही है? while he was walking along the road a car hit him। तो इसी को बोलते हैं हम एरर ऑफ सब्जेक्ट रेफरेंस। देखो सब्जेक्ट रेफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट रेफरेंस दोनों जगह पे मिसिंग था, तो इसलिए इन दोनों सेंटेंस में ये प्रॉब्लम था, ठीक है? अच्छा, एक सेंटेंस में देता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें सब्जेक्ट रेफरेंस मिसिंग है कि नहीं है, ठीक है? जैसे हियरिंग द न्यूज, she started crying, hearing the news she started crying, यानी समाचार सुनते ही वो रोने लगी, समाचार सुनते ही वो रोने लगी। अब देखो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सब्जेक्ट रेफरेंस मिसिंग है कि नहीं है? अगर मिसिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मिसिंग है तो उस सेंटेंस में प्रॉब्लम है, उसमें एरर है। देखो यहाँ पर दो वर्ब है, एक तो है हियर करने का, एक तो वर्ब है सुनने का, और एक है स्टार्टेड क्राइंग, एक रोना शुरू कर देना, ये वर्ब हो गया। तो मुझे बताना कि ये रोना किसने शुरू किया? इसने किया। ये देखो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, और इसने कौन सा काम किया? रोना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताना कि हियर किसने किया? न्यूज को किसने सुना? तो ऑब्वियसली इसी ने सुना, न्यूज को भी इसी ने सुना, तभी तो रोने लगा। यानी कि यहां पर एक ही सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट दोनों वर्ब के साथ कॉमन है, यही सब्जेक्ट दोनों वर्ब का रेफरेंस है, तो एक ही सब्जेक्ट से दोनों वर्ब पे काम चल जा रहा है। तो इसलिए यहां पर आपको अलग से इसके पहले कोई सब्जेक्ट रेफरेंस देने का जरूरत नहीं है, मतलब सेंटेंस पहले से सही है, सेंटेंस पहले से सही है। लेकिन अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस कोई और हो और इस वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस कोई और हो, तो वैसे स्थिति में यहां पर सब्जेक्ट को देकर के उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है? हाँ, तब कोई एरर नहीं है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत बहुत, क्या बताऊं मैं। अगर आप पढ़ रहे होगे ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, आप बराबर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते होगे ना, तो आपको पता होगा, ठीक है? अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टिसिपल अंडरस्टूड। कभी कभी इस तरह से जब दो सेंटेंस को कंबाइन किए जाते हैं ना, तो वहां पर पार्टिसिपल को कभी कभी हम लिखते नहीं, बल्कि उसको छिपा देते हैं, मतलब उसको अंडरस्टूड माना जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट ओवर, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, यानी जब ब्रेकफास्ट ओवर हो गया ना, हम लोग को नाश्ता पानी पूरा हो गया, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए वॉक करने के लिए। तो यहां पर नहीं लग रहा है कि यहां पर जो है पार्टिसिपल को छिपाया गया है, यहां पर पार्टिसिपल को छिपाया गया है, ठीक है? तो पार्टिसिपल को इस तरह से छिपा भी देते हैं ना, अंडरस्टूड माना जाता है, तो भी सही होता है। तो ब्रेकफास्ट ओवर, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, तो यहां पर पार्टिसिपल को छिपाया गया। भाई कैसे छिपाया गया? देखो इसका फुल वर्जन क्या होगा? इसका फुल वर्जन होगा ब्रेकफास्ट, हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट having been over, we went out for a walk, ठीक है? तो यहां पर देखो कौन सा चीज छिपाया गया? ये वाला, ये चीज छिपाया गया, ये चीज यहां पर अंडरस्टूड है। यहां ओवर से पहले ये हैविंग बीन जो है ना, ये अंडरस्टूड है। यानी सेंटेंस का फुल वर्जन क्या होगा? ब्रेकफास्ट हैविंग बीन ओवर, वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, यानी ब्रेकफास्ट पूरा होने के बाद, ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम लोग बाहर गए वॉक करने के लिए, ठीक है? तो कभी कभी पार्टिसिपल जो है ना, वो इस तरह से अंडरस्टूड भी रहता है, सही है? चलिए, तो ये रहा पार्टिसिपल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पार्टिसिपल का अब हो गया द एंड। आई गेस अगले चैप्टर में हम लोग शायद जेरेंड पढ़े, क्योंकि इन्फिनिटिव हम पढ़ चुके हैं। क्या लिख दिया हमने? इसको हमें द एंड लिखना था, हाँ
तो मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में शायद जेरंड होगा, क्योंकि इन्फिनेटिव हम पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपल भी हो गया, तो नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरंड, तो जेरंड होगा। चाहे जो भी चैप्टर हो, हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 30। ठीक है, आई गेस कि आपको सभी चीजें समझ में आया। जो भी चीजों को मैंने समझाया बहुत सिंपल तरीके से समझाया, थोड़ा टाइम लिया। एक ही बात को हो सकता है कभी कभी मैं एक ही बात को 2-3 बार रिपीट करता हूँ, लेकिन रिपीट करने का मेरा मेन मकसद होता है कि आप उस बात को सीख जाएं, आप उस बात को समझ जाएं। ठीक है, तो इसके बाद भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।